हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेश पी स्टडी में। आज हम लेकर आए कक्षा 8 की भूगोल का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संसाधन। तो आज हम इस टॉपिक में ये चर्चा करेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक संसाधन की परिभाषा सीखेंगे और संसाधन संरक्षण क्या है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं आज से। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन की परिभाषा क्या है, हम किसे संसाधन कह सकते हैं। तो दोस्तों हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, पूरा करने के लिए करते संसाधन तो दोस्तों क्या परिभाषा बन गई कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वह क्या कहलाती है दोस्तों, संसाधन कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने संसाधन की परिभाषा होगी कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वह संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हम मार्कर का उपयोग लिखने के लिए करते हैं, तो मार्कर एक क्या हो गया, संसाधन। इस बोर्ड का उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं, तो ये क्या हो गया, संसाधन। जैसे कि बुक है, नोटबुक है, इन सब का उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं, तो ये सब क्या हो गए, संसाधन कहलाएंगे। अब बात आती है कि संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो हम करेंगे वर्गीकरण संसाधन का। संसाधन का वर्गीकरण दोस्तों, संसाधन को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों, 3 भागों में। पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होगा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होगा मानव संसाधन। ठीक है दोस्तों, संसाधन का वर्गीकरण यानी कि संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है, वो होता है संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा हो गया मानव संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को फिर से हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उससे पहले हमने सीखा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय कौन से होंगे, जिन्हें नवीकृत किया जा सकता है, यानी कि उनके भंडारण को पुनः पूरित किया जा सकता है। अनवीकरणीय कौन से होंगे, जिनके भंडारण को पुनः पूरित नहीं किया जा सकता, वे होते हैं अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अब पहले बात आती है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो उससे पहले हम चर्चा करने से पहले एक बार नोट कर लीजिए सब बात।
ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की, कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम उनमें अधिक बदलाव के बिना करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगी प्राकृतिक की? प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग अधिक बदलाव के बिना किया जाता है, अधिक बदलाव या संशोधन। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जिनका उपयोग हम अधिक संशोधन के बिना करते हैं, अधिक संशोधन के बिना उनका उपयोग करते हैं, तो वो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन भी कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। ठीक है, कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। पहला था नवीकरणीय। कौन सा दोस्तों? नवीकरणीय। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे प्राकृतिक संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन जिनके भंडार को पुनः पूरित किया जा सकता है, पुनः पूरित किया जा सकता है, वे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या परिभाषा बनेगी? कि वे प्राकृतिक संसाधन जिनके भंडारण को पुनः पूरित किया जा सकता है या फिर उन्हें नवीकृत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्तों? नवीकृत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नवीकृत किया जा सकता है यानी कि उनको नया बनाया जा सकता है, उनका नवीनीकरण किया जा सकता है, तो वो होंगे कौन से प्राकृतिक संसाधन होंगे? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनके भंडारण को नवीकृत किया जा सकता है या उनके भंडारण को पुनः पूरित किया जा सकता है, उनके भंडारण को पुनः दोबारा से भरा जा सकता है, उन्हें नया किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है, तो वो कौन से होंगे? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन के तौर पर हम देखें कि सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दोस्तों? सौर ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन है। ये मानव निर्मित तो नहीं है ना, कृत्रिम तो नहीं है ना इसने मानव में ने बनाया कुछ। जब तक सूर्य है तब तक सौर ऊर्जा है, यानी कि सौर ऊर्जा वो प्राकृतिक संसाधन है, इन्हें हम नवीकृत कर सकते हैं। जब तक सूर्य है तब तक हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक पवन है, हवा है, तब तक क्या है दोस्तों? पवन ऊर्जा है। इन्हें भी हम नवीकृत कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जवारी ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा है, जवारी ऊर्जा है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कौन से? प्राकृतिक। लेकिन इनके भंडारण को हम पुनः पूरित कर सकते हैं, इन्हें हम नया बना सकते हैं। सौर ऊर्जा को हम नया बना सकते हैं, पवन ऊर्जा को हम नया बना सकते हैं,
जवारी ऊर्जा को नया बना सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा को हम नया बना सकते हैं, ठीक है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा है उन्हें भी हम नया बना सकते हैं। तो ये सब कौन सी होंगे, संसाधन होंगे प्राकृतिक, उसमें भी कौन से, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। उससे पहले ये नोट कर लो आप, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाए। नवीकरणीय हो गया, अनवीकरणीय पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। कि अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। उससे पहले हमने अभी पढ़ लिया कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो नवीकरण यानी कि जिनके परिणाम को हम नवीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जिनको हम नवीकृत कर सकते थे उन्हें तो कहते थे नवीकरणीय। अब इसके आगे लग गया यानी कि जिसे हम नवीकृत नहीं कर सकते, जिनके भंडारण को हम पुनः पूरित नहीं कर सकते, उनके भंडारण को हम फिर से नहीं भरा जा सकता, या फिर उनको भंडारण को पुनः पूरित करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, वे हो सकते हैं कौन से, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वे प्राकृतिक संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें नवीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। अथवा हम लिख सकते, अथवा क्या कह सकते हैं हम इसे, जिनके भंडारण को, जिनके भंडारण को पुनः पूरित नहीं किया जा सकता, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते। दोस्तों हमने क्या परिभाषा लिखी कि वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें नवीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर उनके भंडारण को पुनः पूरित नहीं कर सकते, वे होंगे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जिनके भंडारण को पुनः पूरित नहीं किया जा सकता, पुनः पूरित नहीं कर सकते, वे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कौन कौन से होंगे, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद सभी, प्राकृतिक गैस, अब ये सभी है तो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी कौन से संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है। ये ना तो मानव निर्मित है, ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये मानव निर्मित नहीं है, इनके नाम से पता, जैसे प्राकृतिक है, कौन से संसाधन है दोस्तों, ये प्राकृतिक। अब प्राकृतिक के अंदर कौन से, अनवीकरणीय, यानी कि इनको नवीकृत नहीं कर सकते हम, इनको नवीकृत करने के लिए बहुत सारे हजारों सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, जो कि मानव अवधि से क्या है, बहुत ही अधिक है, ठीक है। जैसे कि हमें कोयला पेट्रोलियम की आज जरूरत है, लेकिन इनको पुनः पूरित, इनके भंडारण को पुनः पूरित करने के लिए हमें कितना, हजारों सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, जो कि मानव अवधि से क्या है, बहुत ही अधिक है, ठीक है। यानी कि इनके भंडारण कैसे होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, सीमित, जो एक बार समाप्त होने के बाद उनको पुनः पूरित नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो नवीकरणीय होते थे उनके भंडारण कैसे होते थे, असीमित होते, ठीक है। यानी कि उनके भंडारण को हम पुनः पूरित कर सकते हैं, असीमित, कोई उनका फिक्स नहीं है, ठीक है। यानी कि उनके भंडारण की जो कोई सीमा नहीं है, असीमित कैसे होते थे, असीमित, एक बार अगर भंडार समाप्त हो गए तो उनको पुनः पूरित किया जा सकता था, लेकिन अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में ऐसा नहीं होता, उनके भंडारण सीमित मात्रा में होते हैं, एक बार समाप्त हो गए तो उनको पुनः पूरित नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों।
नोट कर लीजिए नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा और उसके उदाहरण। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तो अपना हो गया, जिन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। दोस्तों इनके नाम से ही पता चलता है मानव निर्मित संसाधन। मानव का अर्थ होता है लोग, निर्मित का अर्थ होता है उनके द्वारा निर्माण किया हुआ। ठीक है, जिनका निर्माण किसने किया है? मानव ने, वे होंगे मानव निर्मित संसाधन। लेकिन इनकी परिभाषा क्या बनेगी? तो हम लिखते हैं परिभाषा, मानव प्रकृति का अच्छा उपयोग करने के लिए उसमें परिवर्तन करता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन अथवा बदलाव। और जो निर्मित होते हैं उनको क्या कहेंगे? हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। यानी कि प्रकृति का अच्छा उपयोग करने के लिए जो भी उनके पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें वो क्या करते हैं? मानव परिवर्तन करते हैं अथवा बदलाव लाते हैं। तो फिर जो निर्मित होते हैं वो होंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि पेड़ों के छाल से वगैरह कागज बनता है, प्लास्टिक से कुर्सियां टेबल वगैरह जो बनती है, इसके अंतर्गत सब भी आ जाते हैं। जैसे कि सड़कें, पुल, स्मारक वगैरह, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि उन सब का निर्माण किसने किया है? मानव ने। अब वो भी हमारी आवश्यकता को पूरा तो कर रहे हैं ना, सड़क है, पुल है, स्मारक वगैरह हो सकते हैं, ये सब हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी वगैरह ये सब। तो यानी कि उनका निर्माण किसने किया? मानव ने। यानी कि मानव के द्वारा निर्मित है, तो वो क्या होंगे? मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अब बात आती है मानव संसाधन की। मानव संसाधन, ठीक है दोस्तों, कौन सा संसाधन? मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या तथा उनकी योग्यता। अभी सारी मानसिक दोस्तों, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य? मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या तथा उनकी योग्यता से। अब योग्यता भी किस तरह की? दो तरह की, शारीरिक योग्यता और मानसिक योग्यता। ठीक है दोस्तों, अब शारीरिक के अंतर्गत तो आता है कौशल, यानी कि किसी काम को करने की जो इनमें निपुणता होती है वो क्या कहलाता है? कौशल। प्रौद्योगिकी, यानी कि प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? किसी भी काम को करने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है वो होती है प्रौद्योगिकी, और किसी काम को करने की जो इसमें निपुणता होती है वो होता है कौशल। तो यानी कि ये दोनों किसमें पाई जाती है? योग्यता है ना, किसी काम को करने की जो उसमें योग्यता यानी कौशल होता है, प्रौद्योगिकी होती है, वो किसमें पाया जाता है? मानव में ही पाया जाता है ना। मानव ही वो अधिक संसाधनों का निर्माण करता है अपने कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए। अब उसमें देखो, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग कब करेगा? जब उनके पास ऐसी मांग करने की मानसिक योग्यता हो। मानसिक योग्यता से तात्पर्य ज्ञान, यानी कि किसी भी काम को करने का उसके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान या फिर विचार। ठीक है दोस्तों, ज्ञान अथवा विचार, ये तो होंगे उसकी मानसिक योग्यता। और शारीरिक योग्यता में क्या होगा? कौशल और प्रौद्योगिकी।
ठीक है। तो मानव संसाधन की क्या परिभाषा बनी कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या तथा उनकी योग्यता से। योग्यता भी कौन कौन सी, शारीरिक व मानसिक, दो तरह की। शारीरिक में आ जाएगा कौशल और प्रौद्योगिकी, और मानसिक में हो जाएगा ज्ञान अथवा विचार। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लोग मानव संसाधन है, ठीक है ना। तो वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे है उनसे पहले ये आप नोट कर लीजिए। अब मानव संसाधन के संदर्भ में एक और हम बात करेंगे कि मानव संसाधन के अंतर्गत कौन सा आता है, लोग। कौन आते हैं, लोग। ये लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। अब सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो लोग होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे है। ठीक है। अपना प्रश्न ये बन गया कि लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन की, ये भी इसी मानव संसाधन के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम अभी, कि लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए है क्योंकि लोग ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी से अनेक संसाधनों का निर्माण करता है। ठीक है। तो कौन निर्माण करता है, लोग, मानव। यानी कि जो लोग होते हैं वो अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए अनेक संसाधनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उनके दिमाग में विचार आता है, तब भी वो अपने ज्ञान के द्वारा कौशल करते हैं। यानी कि कौशल का अर्थ होता है किसी काम को करने की निपुणता, किसी कार्य को करने की निपुणता, वो होता है कौशल। तथा प्रौद्योगिकी यानी किसी कार्य करने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है वो होता है प्रौद्योगिकी। यानी कि लोग अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी से अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। इसीलिए लोग एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो अपने सामने बात आई थी कि लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी उनकी, क्या कारण होगा कि लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है कि लोग अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए अनेक संसाधनों का निर्माण करता है। इसीलिए लोग है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, नोट कर लो। उससे पहले हम एक और चर्चा कर लेते कि संसाधन को कौन से कारक निर्धारित करते हैं। संसाधन को निर्धारित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु कब संसाधन कहलाएगी। ठीक है, यानी कि संसाधन को कौन निर्धारित करता है, यानी कि ये संसाधन है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, या कौन से कारक है जो संसाधन को निर्धारित करते हैं, या किन कारकों के कारण वो संसाधन, कोई भी वस्तु संसाधन कहलाएगी। जब उनका क्या हो, उपयोगिता हो, यानी कि उनका उपयोग हो। कौन से वो कारण होंगे, पहला तो हो गया उपयोगिता,
दूसरा है मूल्य अथवा महत्व, यानी कि उनका आर्थिक मूल्य भी हो सकता है, जैसे कि सोना चांदी है तो इनका आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, जैसे कोई भी सोना चांदी धातु है ना, धातु के अंतर्गत आ जाता है सोना चांदी। ठीक है, तो इनका क्या होता है दोस्तों, आर्थिक मूल्य होता है। कौन सा मूल्य, आर्थिक मूल्य होता है या नहीं होता, यानी कि उनके पैसे लगते हैं। आर्थिक का मतलब क्या होता है, धन पैसा। ठीक है, और महत्व, जैसे कि कोई मनोरम दृश्य, कैसा मनोरम, मनोरम दृश्य। ठीक है, मनोरम दृश्य, कैसा, तो मनोरम दृश्य जो अपने मन को प्रसन्न कर ले, मन को हर ले, यानी कि ऐसा दृश्य। तो उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं लगता। हम किसी मान लो पार्क में घूमने जाते तो उनके हमें जो भी वहां पर जो फूल वनस्पति होते हैं, ठीक है, तो उनका हमें कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो जैसे कि कोई मनोरम भूदृश्य या कोई मौसम अच्छा बन गया तो उनका क्या होता है, महत्व होता है, न कि उनका कोई आर्थिक मूल्य होता है। या इसको हमने इसीलिए लिखा है कि मूल्य अथवा महत्व, यानी कि ये इन कारकों पर निर्भर करता है, या तो उनकी उपयोगिता हो, या फिर उनका मूल्य हो, या महत्व हो। तो ये कारक होते हैं जो संसाधन को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी के संदर्भ में एक और बात आती है, पेटेंट। ये नोट कर लो, पेटेंट। पेटेंट हम पढ़ते हैं, पेटेंट क्या होता है, इसी के संदर्भ में बात आती है, पेटेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में नोट करना। किसी विचार अथवा आविष्कार और एकमात्र अधिकार, एकमात्र अधिकार पेटेंट कहलाता है। ये भी हम संसाधन के संदर्भ में पढ़ते हैं, यानी कि पेटेंट आता है। ठीक है, यानी कि इनका कोई आर्थिक मूल्य, यानी किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र जो अधिकार होता है वो क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई घरेलू नुस्खा है, कैसे कोई घरेलू जो नुस्खा होता है उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कैसा कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन अगर उसी हम घरेलू उपचार की जो कोई भी औषधि हमने बनाई है, ठीक है, अपना जो विचार है, जैसे कोई भी औषधि वगैरह जो भी हमने बनाया, वो जो विचार अथवा आविष्कार हमने किया है, उस पर वैसे तो जो हम अभी तक जो घरेलू नुस्खा होता है वो उन पर एकमात्र अधिकार होता है, तब तक तो वो क्या कहलाएगा, पेटेंट कहलाएगा। लेकिन उस पेटेंट को, उस आविष्कार को या उस विचार को हम मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे तब वो पेटेंट नहीं रहता है। फिर उनका क्या हो जाता है दोस्तों, आर्थिक मूल्य बन जाता है। ठीक है, तब उनका आर्थिक मूल्य हो जाता है, तब वो पेटेंट नहीं रहता। पेटेंट कब तक है, कोई भी घरेलू नुस्खा है जब तक वो घर तक ही सीमित है, यानी कि तब तक उस विचार अथवा आविष्कार पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, तब तक तो वो पेटेंट कहलाएगी। लेकिन अगर हमने उस आविष्कार अथवा विचार को किसी मेडिकल फर्म में भेज दिया, फिर उनका आर्थिक मूल्य बन जाता है, फिर उनको बेचने से हमें आर्थिक धन प्राप्त होता है, तो वो फिर पेटेंट नहीं रहता है। नोट कर लो, ये मानव संसाधन, ये लोग महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, नोट कर लो ये सब। संसाधन को निर्धारित करने वाला कारक पेटेंट क्या होता है, नोट कर लो। अब मानव संसाधन के अंतर्गत एक और टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास क्या होता है, ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ यानी काबिल होने के लिए लोगों के
लोगों के कौशल में सुधार करना, मानव संसाधन विकास कहलाता। ठीक है दोस्तों, मानव संसाधन विकास की क्या परिभाषा बनेगी, यानी कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि जो अपना मानव संसाधन होता है उनका क्या करना है, प्रोग्रेस करना है, क्या करना है, विकास करना है, उन्हें बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, यानी कि अधिक जो संसाधन बनाने हैं हमें, तो लोग होते हैं उनके कौशल में सुधार करना होगा। कौशल क्या होता है, किसी काम को करने की जो निपुणता होती है वो क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। तो उसमें हम सुधार करेंगे तभी तो मानव संसाधन का विकास होगा। ठीक है, नोट कर लो ये परिभाषा कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी की, साथ में प्रौद्योगिकी। क्या बनेगी, किसी कौशल, कौशल यानी कि किसी काम को करने के निपुणता, हमने पहले बताया कि किसी कौशल करने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करना क्या कहलाता है दोस्तों, प्रौद्योगिकी कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। नोट कर लो कि किसी कौशल करने में जो हम नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग कर रहे हैं, जो किसी भी आविष्कार कर रहे हैं या कौशल कर रहे हैं, तो उसमें हम जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो कि किसी कौशल करने में जो हम नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करते हैं उसे प्रौद्योगिकी कहा जाता है। नोट कर लो। ठीक है, अब बात आती है संसाधन संरक्षण की। ठीक है, संसाधन संरक्षण, तो संसाधन तो आप जानते हो कि संसाधन क्या होते हैं, कि वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो संसाधन होती है। और संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। संरक्षण का अर्थ क्या होता है, बचाना या बचाए रखना। ठीक है, किसी भी का उनके भंडारण को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो होता है संसाधन संरक्षण। यानी कि हम संसाधनों का संरक्षण कैसे करते हैं उनके बारे में, संसाधन संरक्षण की क्या परिभाषा बनेगी वो लिखते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक कहो, मित्रतापूर्वक कहो या विवेकपूर्ण कहो, विवेकपूर्ण या मित्रतापूर्वक, ठीक है, कोई सा भी शब्द यूज कर लो, सतर्कतापूर्वक को, विवेकपूर्ण को, ठीक है, या मित्रतापूर्वक को या सावधानी पूर्वक को उपयोग करना तथा भावी पीढ़ी के लिए बचाए रखना।
सर ये तो हो जाएगा सतत पोषण के तथा पूर्ण पूरी होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या परिभाषा बनेगी अब अपनी कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक या विवेक पूर्ण या सावधानी पूर्वक या मित्रता पूर्वक, कोई सा भी एक शब्द यूज कर लो चारों में से, सतर्कता पूर्वक या विवेक पूर्ण उपयोग करना तथा उनके भंडारण को पुनः पूरित होने के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, नोट कर लो। इसी के संदर्भ में एक बात आती है, ये तो हमने बात कर ली, सतत पोषणीय विकास, इसके संदर्भ में बात आएगी सतत पोषणीय विकास। ये भी सेम टू सेम है, सतत पोषणीय विकास या संसाधन संरक्षण एक जैसी बात है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वही बात है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना यानी कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना जिससे केवल वर्तमान की आवश्यकता पूरी नहीं होनी चाहिए, आने वाली भावी पीढ़ी की भी आवश्यकता पूरी हो सके, जिससे भावी पीढ़ी की भी आवश्यकता पूरी हो सके। सतत पोषणीय विकास ठीक है दोस्तों, क्या परिभाषा बनेगी संसाधन संरक्षण की और सतत पोषणीय विकास की? संसाधन संरक्षण की परिभाषा बनी है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक या विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा उनके भंडारण को ठीक है, उनके भंडारण को पुनः पूरित होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता। ये तो बात होगी संसाधन संरक्षण की, लेकिन सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना जिससे केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी नहीं हो, बल्कि जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो ये होता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।